सत्य प्रायः कड़वा होता है और जिनमें बोलने की कला है वो सत्य को भी थोड़ा सा मीठा बना देते हैं, कला है तो चाणक्य से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, बहुत प्यारा प्रश्न है कि गृहस्थाश्रम में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन गृहस्थाश्रम भी एक जिम्मेदारी का आश्रम है। ऐसा नहीं कि शादी कर लिया इधर उधर घूम रहे हैं, नहीं, जिम्मेदारी का आश्रम है। हमारे वेद ऋषियों ने मुख्य रूप से 4 आश्रम बनाए हैं। प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम, जन्म से लेकर के 25 साल तक का इसका टाइम निर्धारित किया है। दूसरा गृहस्थाश्रम, वेद ऋषि कहते हैं 25 साल की उम्र के बाद यदि शादी करने की इच्छा है तो कर लेना चाहिए। 25 के ऊपर गए कि टाइम आउट हो गया। अब हिंदुस्तान के कितने लोग तो इतने विचित्र हैं, 70-80 साल की उम्र में भी शादी करते हैं। वो वेद ऋषि के ऊपर लवेद ऋषि है। बुढ़ापे में विवाह कर लेते हैं, लेकिन उनकी इच्छा है तो मैं क्यों बाधक बनूं? क्योंकि झेलना तो उनको पड़ेगा, हमें क्या समस्या है, हमारा काम तो समझाना है। 25 से 50 तक गृहस्थाश्रम का टाइम है और 25 से 50 तक मनुष्य जवान रहता है। जवानी, और जवानी एक विशेष शक्ति की अवस्था है, बहुत बड़ी ऊर्जा की उम्र है जवानी। जवानी कोई साधारण नहीं। जवानी में बहुत कुछ करने की सामर्थ्य आपको प्रकृति की ओर से निःशुल्क प्राप्त होती है। जवानी में दृष्टि भी अच्छी रहती है, आंख की रोशनी। जवानी में दांत भी मजबूत रहते हैं। जवानी में हाथों में भी बल रहता है। जवानी में पैरों में भी शक्ति रहती है। 100-200 किलोमीटर पैदल भी जा सकते हो। और जवानी में पेट का डाइजेशन भी बड़ा मजबूत रहता है। हलवा खाओ, पुआ खाओ, मालपुआ खाओ, रसपुआ खाओ, पूड़ी खाओ, कचौड़ी खाओ, समोसा खाओ, सब नई मशीन पेरती हुई चली जाती है जवानी में। जवानी में बुद्धि भी प्रखर रहती है। जो बुद्धू ही है तो जवानी क्या करे, नहीं तो जवानी में थोड़ा बुद्धि भी तेज रहती है। अब जिसके पास बुद्धि है ही नहीं, अब जैसे कोई कहे भैंस जवान हुई तो ये भी क्या बुद्धिमान हो जाएगी, वो नहीं होगी। हाँ, भैंस जवान होगी तो दूध ज्यादा देगी, भैंस बूढ़ी हो जाएगी तो दूध कम हो जाएगा। उसका दूध का विषय है, हमारा आपका बुद्धि का विषय है सबका। घोड़ा जवान होगा वो दूध भी नहीं देगा, लेकिन वो दौड़ेगा अच्छा, उसका दौड़ना विषय है। सबके सब्जेक्ट अलग है। तो जवानी 25 से 50 तक जवानी होती है। और जो मर जाते हैं पहले ही तो उनको तो जवानी नहीं मिलती है, अन्यथा ये जवानी कुदरत की ओर से निःशुल्क मिलती है। जवानी के लिए कोई शोर सिफारिश नहीं करना पड़ता, न किसी को रिश्वत देना पड़ता है, फ्री में मिलती है, अपने आप आ जाती जवानी। पशु पक्षियों को भी आती है, चिड़ियों को भी जवानी आती है, कीड़े मकोड़ों को भी जवानी आती है। अब जवानी जब आती है तो जवानी के साथ साथ में जोश भी आता है।
और जब जोश आता है और जोश में यदि होश नहीं है तो ये जोश तुमसे बहुत गलतियां कराता है। और एक प्रकार का जोश नहीं आता, कई प्रकार का जोश आता है। थोड़ा क्रोध का भी जोश आता है, गुस्सा, सनक भी रहती है, ऐंठ भी रहती है, अहंकार का जोश आता है, वासना का भी जोश आता है। कुछ लोगों के अंदर कर दिखाने का जोश आता है। बहुत से लोग मुझको ऐसे मिले, जवान लोग, लड़के लड़कियां जो जवानी में एंट्री कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम दुनिया से कुछ हट के करना चाहते हैं। तो हमने कहा मना कौन किया है, करते क्यों नहीं? बोले आपका आशीर्वाद चाहिए। तो मैंने कहा आशीर्वाद है। कितना हट के करना चाहते? बोले दुनिया से कुछ हट के करना चाहते, कुछ अलग करना चाहते। तो मैंने कहा अलग क्या करोगे? अलग बचा क्या जो करोगे? जो दुनिया में हो रहा उसी में कुछ तुम भी करोगे। वो बोलते अलग करेंगे। अलग वलग तुम क्या करोगे? इस दुनिया में सब कर रहे हैं, उसी में से कुछ कार्य आप चुन लीजिए। अलग हट के करना चाहते हैं, कुछ हट के करना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं पूरा हट के करो, कुछ क्यों हटोगे? और अलग करना चाहते हो, अलग क्या करोगे? अपने पिताजी के साथ जुड़ कर कीजिए, माँ के साथ जुड़ कर कीजिए, सास ससुर के साथ मिल कर कीजिए, अपने गुरु के साथ में सट करके कीजिए। अलग सब लोग अलग अलग अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, तो फिर वो म्यूजिक कहाँ बनेगा? इसलिए थोड़ा जुड़ के भी कर। जैसे पेपर निकलता है, इसमें कितने पत्रकार जुड़े हुए हैं? बहुत पत्रकार जुड़ते हैं, तब वो पेपर तैयार होता है। अब कोई एक पत्रकार सोचे हम अलग अपना निकालेंगे, अकेले ही रहेंगे, उसमें किसी दूसरे पत्रकार को ज्वाइंट ही नहीं करेंगे, वो चलने वाला ही नहीं। क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया का समाचार सब इकट्ठा कैसे करोगे? इसलिए हट के नहीं, सट के काम करना है, जुड़ कर करना है और बड़ा करना है। धीरू भाई अंबानी भी कहते हैं अच्छा सोचो और बड़ा सोचो, समय पर सोचो, क्योंकि विचारों पर एकाधिकार नहीं है। अगर सोचने में तुमने देर कर दी तो दूसरा कोई तब तक सोचकर डिसीजन ले लेगा तो तुम पीछे रह जाओगे। इसलिए थोड़ा समय पर भी सोचो। हर चीज का एक वक्त होता है और उस वक्त पर आपने नहीं सोचा, डिसीजन नहीं लिया, वक्त निकल गया। जैसे गेहूं बोने का भी एक वक्त है, वो गेहूं बोने का समय निकल गया। अब तुम अप्रैल में गेहूं बो तो कैसे होगा गेहूं? गेहूं को यहां क्या कहते? पीसी कहते कि गेहूं है? गेहूं, गेहूं का समय बस नवंबर में बो दीजिए, अक्टूबर लास्ट में बोना शुरू कर दीजिए। एमपी के लिए, यूपी के लिए नवंबर लास्ट शुरू करिए, दिसंबर में बो दीजिए, वहाँ दिसंबर में बोया जाता है सब। लेकिन हर चीज का समय होता है। संन्यास भी लेना है तो संन्यास का भी समय। 80 साल के बुढ़ापे में संन्यास लेने का कोई अर्थ भी नहीं। मेरे आश्रम पर एक बिहार से संत आई तो बता रहे थे, मैं लेक्चरर था, इंग्लिश पीटीआई टीचर। तो मैंने उनका शरीर देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ये पीटीआई टीचर है तो इसके शरीर में तो पेट ही पेट है सर। बहुत बड़ा पेट था उनका, चल भी नहीं पाते थे और उनकी उम्र भी मुझसे थोड़ा सा छोटी ही थी। तो मैंने गुरु जी से कहा, ये संत जी आए हैं, आपके पास रहेंगे
आपकी सेवा करेंगे। तो मेरे गुरुजी हंसे, वो 99 साल, वो बोले ये मेरी सेवा करेंगे, उल्टा इनको मैं इनकी सेवा करूंगा तभी बनेगा, ये तो इतना उठ ही नहीं पाते, शरीर बर्बाद कर दिया है। सन्यास में सफलता भी आप बचपन से इधर रुझान कीजिए, और 21 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक सन्यास में प्रवेश कीजिए। विवेकानंद कम अवस्था में ही सन्यास में आए थे। जगतगुरु शंकराचार्य 9 वर्ष की उम्र में सन्यास लिया था। मैंने 21 साल की उम्र में सन्यास लिया। इसका भी एक उम्र है। 80 साल में सन्यास लो, दिखाई भी नहीं पड़े तो टिमरनी में प्रवचन कैसे सुनाऊंगा, उम्र है। तो 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष का टाइम वेद ऋषियों ने कहा है कि ये वानप्रस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ किसे कहते हैं? वन में प्रस्थान कर जाओ। 50 साल की उम्र हो जाए तो पति पत्नी वन में चले जाओ। इसका क्या यही अर्थ है? नहीं, ये अर्थ नहीं। वानप्रस्थ का अर्थ होता है पति पत्नी दोनों घर में रहो, लेकिन वनवासी की तरह रहो। अब आपकी आंखें भी वासना की प्यासी न रहे, आपके कान भी फिल्मी गीतों के प्यासे न रहे। अब आपका जीवन वानप्रस्थ का अर्थ है वनवासी जैसा हो, घर ही को वन मान करके अब घर ही में वनवासी की तरह रहकर अब ज्यादा बहू को भी डांटो मत। वक्त चला गया है, सरकार बदल गई है, अब बहू का शासन आ गया है। शिवराज नहीं है, कमलनाथ है। सासू का शासन समाप्त हो चुका है। अब नई बहू आकर वो सासू बनने की उम्मीदवारी में चुनाव लड़ रही है। वो बच्चे को जन्म देगी, बच्चा बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, वो सासू बनेगी। और जब तुम्हारी बहू सासू बनने लग जाए तब तुम समझ लेना अब मैं रिटायर सासू हो गई हूँ। अब बस सिलेंडर होकर रहो, ज़्यादा खुदुर बुदुर मत करो, नहीं तो उस घर से निकाली भी जा सकती हो। हाँ, घर निकासी हो गई बहुत लोगों की। गम खाकर रहो। और कोई मंत्र मालूम हो या न मालूम हो, जैसे लोग बोलते हैं ना सुबह शाम थोड़ा मंत्र जपो, दूसरा मंत्र आता हो ना आता हो तुम्हें, लेकिन एक मंत्र सीख लो। अपने बेटे बहू की प्रशंसा का मंत्र थोड़ा जपा करो, गुणगान कर दो, बेटा अच्छा है, बहू बहुत अच्छी है, ये बहू साक्षात लक्ष्मी का रूप है, भले ही वो साक्षात चंडिका देवी है। क्या बात, ज्यादा झगड़ा बढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं, गम खा के रह। और वह बहू भी धन्य है जो देवी के समान स्वभाव बनाकर, मृदु वाणी बोलकर अपने ससुराल के सभी सदस्यों के मन को जीत लेती है, दिल को हर लेती है।